गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में मेरे भाई चार चांद लगा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके लिए एक और हमने टेस्ट तैयार करके लाया है और ये साइंस का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 19। तो इस टेस्ट को भी हम लोग प्रीवियस जितने सारे हमने टेस्ट कंप्लीट करवाया है उसी की तर्ज पर इसको भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, थ्योरी भी जानने को मिलेगा, ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर तो आप उसको मेरे भाई टैकल करके आए, यानी पूरी तरीका से उसको सॉल्व करके आए। ये केवल ऑब्जेक्टिव के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे भाई ये जितने सारे आपको यहाँ पर हम थ्योरी बताएँगे, वो सारे कहीं न कहीं आपको लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में भी और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में भी काम आएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस वजह से आप पेन पेपर लेकर बैठे, जो भी आपको नोट करने लायक लगे कि हमें ये चीज़ नोट करना चाहिए, उसको नोट करिएगा और साथ ही साथ जब आपको क्लास लगे कि बेहतर लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब आप अंत में करिएगा। पहले आप अच्छे ढंग से शुरू से अंत तक बने रहिए। उसके बाद जब लगे कि नहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ हमें बेहतर जानने को मिला है, तब जाकर मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन है। तो देखिए मेरे भाई, हर बच्चा को पता है कि इसमें सब कोई बताएगा, हर बंदा बता देगा कि इसका सही आंसर साइटोकाइनिन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन होगा। लेकिन आपको केवल साइटोकाइनिन जानने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने होगा, कुछ थ्योरी इसका जानना होगा। तो चलिए इसके थ्योरी पर चलते हैं। देखिए, अगर बात की जाए पादप हार्मोन की, तो ध्यान रखेंगे कि पादप हार्मोन जो होता है, ये दो तरह से बटे होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है वृद्धि हार्मोन, एक को कहा जाता है वृद्धि हार्मोन और एक को कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि पादप हार्मोन है कितने, तो पादप हार्मोन की संख्या 5 होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? 5 होते हैं और इन्हीं पाँचों के अलग-अलग टाइप बनते रहते हैं। तो वृद्धि हार्मोन 3 होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर होता है ऑक्सिन। सबसे पहला जो हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है। सेकंड नंबर की बात की जाए तो जिसे हम जिबरेलिन कहते हैं, जिबरेलिन हार्मोन है। और थर्ड नंबर आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए वृद्धि रोधक हार्मोन की, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं एथिलीन और एक को हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। ठीक है? अब यहाँ से इसके कुछ काम भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुछ काम क्या होगा। अगर ऑक्सिन हार्मोन की बात की जाए तो ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है ये वृद्धि करने का, लेकिन वृद्धि कहाँ पर? तो शीर्ष पर। कहाँ पर? शीर्ष में वृद्धि करता है। कहाँ पर करेगा? शीर्ष, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें वृद्धि करने का काम किसका होता है? ऑक्सिन हार्मोन का होता है। साथ ही साथ इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि यही ऑक्सिन हार्मोन जो होता है सूर्य के प्रकाश की ओर पौधे को मोड़ने का काम करता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं, इसका काम क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर
मोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? मोड़ने का कार्य करता है। यानी कि जिधर जिधर सूर्य का प्रकाश मिलेगा पौधे को, उधर ही वो शीर्ष से क्या करेगा? वृद्धि करेगा। आप देखोगे कि सूर्य की रोशनी जिधर ज्यादा होती है, उधर पेड़ की शाखाएं अधिक वृद्धि करते हैं। बात क्लियर है? इसी तरीका से अगर जिब्रेलिन की बात की जाए तो ये भी एक प्रकार का कैसा है? तो वृद्धि हार्मोन है। लेकिन ये वृद्धि कैसे करेगा? ये लिटरली वृद्धि करता है, यानी कि मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है, या कहीं बडिंग वगैरह निकालने का काम करता है। इसी तरीका से साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? तो कोशिका में वृद्धि, यानी कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन का कार्य किसका होता है? साइटोकाइनिन का। हालांकि अगर देखा जाए तो ये तीनों का तीनों जो है हार्मोन, ये पूरी तरीका से वृद्धि करने का कार्य करता है। पेड़ पौधे में वृद्धि करने का कार्य करता है, इस वजह से इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। एथिलीन का काम क्या होता है? तो ये फलों को पकाने का काम करता है। फलों को पकाने का काम करता है, यानी कि जो आप फल खाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो पक जाता है, वो किसके वजह से? तो एथिलीन की वजह से होता है। एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या होता है? कि ये पौधे की वृद्धि को रोक देता है। पौधे की वृद्धि को क्या कर देता है? वृद्धि को रोकने का काम करता है। वृद्धि को रोकता है। मोटाई में भी रोकेगा, लंबाई में भी रोकेगा। तो ये सारे काम किसका होता है? एब्सिसिक एसिड का होता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि पत्तियों को गिराने का भी काम इसी का होता है। पत्तियां मुरझाकर गिरते किसके वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। तो यहां से आपको इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखने थे। तो आपको पता चल गया कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन देखिए साइटोकाइनिन यहां हमने लिखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इंसुलिन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इंसुलिन इंसुलिन जो एक प्रकार का मानव हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? ये तीनों के तीनों जो है मेरे भाई, ये मानव हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? मानव हार्मोन है। मानव हार्मोन का काम क्या होता है? तो मानव के शरीर में वृद्धि करने का, उसमें कुछ विकास करने का कार्य होता है। तो इंसुलिन का कार्य होता है रक्तचाप को नियंत्रित करना। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो आप कहेंगे कि सर, रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य होता है इंसुलिन का। इंसुलिन निकलता कहाँ से है? तो मेरे भाई इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय के पास एक लैंगरहैंस द्वीप होता है। अगर कभी भी पूछा जाए, अग्नाशय न देकर क्या दे दिया जाए? लैंगरहैंस द्वीप है, तो ध्यान रखेंगे कि लैंगरहैंस द्वीप से ही ये इंसुलिन स्रावित होता है। बात क्लियर है? थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो थायराइड, यहाँ से थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं। ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो घेंघा रोग के लिए। घेंघा रोग नहीं होने देता है। कौन से? तो थायरोक्सिन हार्मोन जब निकलते हैं तो घेंघा रोग नहीं होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? तो ध्यान रखिएगा कि अंडाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। अंडा निर्माण करने का कार्य किसका होता है? तो आप कहेंगे कि अंडा निर्माण जो होता है वो एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के। यानी महिलाओं में जो अंडे का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो ये इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको एक क्वेश्चन से मिला है। बात समझे? चल, तो कुछ भी क्वेश्चन बने आप यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। ऐसा क्यों है? अच्छा, इधर आ गया है, कोई बात नहीं। चल, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? देखिए, जल संग्रहण का मतलब क्या होता है? कि जल को संग्रह करना, जल को इकट्ठा करना, जल को एकत्रित करना।
क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कि जल संग्रहण करना कहलाता है, ठीक है? ये एक प्रकार की व्यवस्था है, ये एक प्रकार का क्या है? साधन है, व्यवस्था है। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर बिहार की बात की जाए, तो बिहार में क्या है, जल को संग्रह करने के लिए हम लोग क्या बना देते हैं? तो पैन बना देते हैं, नहर बना देते हैं, तालाब बना देते हैं। तो इसी की तरह से एक व्यवस्था है सुरंगम। कौन सी व्यवस्था है? सुरंगम। ये सुरंगम जो व्यवस्था है, ये मालाबार तट के आसपास का है। जो मालाबार तट है, मालाबार तट के पास ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है कि पानी को स्टोर किया जाए, जिसे हम सुरंगम कहते हैं। और मालाबार तट कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि सर मालाबार तट जो है वो केरल के में है। कहाँ पर है? केरल में। मालाबार तट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट भी कह देते हैं। ये पश्चिमी घाट है मेरे भाई, क्योंकि ये पश्चिम में पड़ता है। केरल के किधर पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है, ठीक है? तो पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है? चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का अर्थ क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे। आवर्धन जो होता है ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब कहेंगे कि सर मैग्निफिकेशन का अर्थ हुआ क्या? मैग्निफिकेशन का अर्थ हुआ कि आप प्रतिबिंब को कितना बड़ा या कितना छोटा बना रहे हैं। यानी मैग्निफिकेशन जो होता है इसको हम एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। एम का वैल्यू तीन तरह का है, ठीक है? आवर्धन जो होता है जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, एम का वैल्यू अगर एक से बड़ा हो जाए, एक से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। वस्तु से क्या है? बड़ा है, ठीक है? अगर m का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। इसी प्रकार से अगर m का वैल्यू मेरे भाई 1 से छोटा हो जाए तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब की जो आकार है वह वस्तु से छोटी है। वस्तु से क्या है? छोटी है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि आवर्धन कुछ नहीं, बस प्रतिबिंब को बड़ा छोटा बराबर दिखाने का ये क्या है? एक माध्यम है कि कितना बड़ा कितना छोटा या बराबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? अगर आवर्धन की हम मात्रक की बात की जाए तो देखिए आवर्धन का फॉर्मूला होता क्या है? अगर इसकी सूत्र की बात की जाए, दर्पण में बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि दर्पण के लिए होता है -v/u। और यही चीज आपको लेंस के लिए ध्यान रखना है कि लेंस के लिए क्या होता है? तो आप कहेंगे v/u। v/u का अर्थ क्या है? v जो है वस्तु की बिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है? और u जो होता है वो बिंब की ऊंचाई होता है, बिंब की ऊंचाई होता है मेरे भाई, ठीक है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है? बिंब की ऊंचाई। इसी को हम कहते हैं आवर्धन। अब ऊंचाई को हम किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। तो अगर ऊपर भी मीटर, प्रतिबिंब को भी मीटर में मापेंगे या सेंटीमीटर में मापेंगे, और वस्तु को भी मीटर या सेंटीमीटर में, तो ऊपर नीचे देखिए कि दोनों बीमाएं कैंसिल हो जा रही है। दोनों बीमाएं कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये सारे चीज हमने आपको बताया है, ठीक है? चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, या इनमें से
कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि हमारी दांतों का सड़न कब शुरू होता है। दांतों की सड़न दांतों की सड़न जो है वो शुरू तब होता है जब दांत का पीएच वैल्यू दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, अगर हमारे दांतों का पीएच वैल्यू 5.5 से अगर कम हुआ तो हमारे दांत का जो इनामेल है, कौन सा इनामेल जो है, दांतों का इनामेल वो क्या होने लगता है, क्षति पहुंचने लगता है उसको। इनामेल जो ऊपरी चमक, जो आपका दांत चमकता है वो कौन चमकता है, इनामेल चमकता है, और यही इनामेल क्षति होने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम ये 5.5 क्या है, तो आप कहेंगे कि सर अम्लीय नेचर का है। ये 5.5 क्या है, तो आप कहेंगे कि अम्लीय है सर। क्या है, अम्लीय है। अब अम्ल को दूर करना है, अम्ल को क्या करना है, दूर करना है। तो अम्ल को दूर करने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं, एक क्षार मिला देते हैं। और जैसे ही क्षार मिलाएंगे तो ये पूरी तरीका से क्या बन जाएगा, एक लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर लवण बन जाएगा। तो होता क्या है कि देखिए, हमारी लार जो है, हमारे मुख का जो लार है, सलाइवा जो है, ये हल्का क्षारीय नेचर का होता है। इस वजह से हमारे दांत को ये बचा कर रखता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक जब अम्लीय हो जाता है तब उसके लिए हमें एक ऐसा क्षार की आवश्यकता पड़ता है जो दांत की सफाई करता रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं। और ये दंत मंजन जो होता है वो कैसा नेचर का होगा, तो आप कहेंगे कि सर वो क्षारीय नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, क्षारीय नेचर का होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। बात स्पष्ट है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि क्लोरीन की जो बाह्यतम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर बाह्यतम कक्षा है, निकालना है हमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है मेरे भाई 17। कितना होता है, 17। और इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 35। परमाणु भार कितना होता है, 35। दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और परमाणु भार 35 होता है। अगर यहां से हम बात करें तो 17 क्या है, तो आप कहेंगे कि 17 प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है। और 17 ही मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी कि जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन को अगर देखा जाए तो ये रहा नाभिक। नाभिक के ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरी कक्षा जो है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे कि सर 7 इलेक्ट्रॉन। और इसके जो बाह्यतम कक्षा है यही है, तो ये बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि सर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। यहीं से अगर पूछा जाता आपसे प्रश्न कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या न पूछकर ये पूछा जाता कि कितने कोष होते हैं, क्लोरीन में कितने कोष होते हैं, तो 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 सेल मौजूद है मेरे भाई, 3 सेल मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो देखिए सबसे सरल यौगिक जो होता है वो मीथेन होते हैं।
कौन होता है? मीथेन होता है। मीथेन का अगर फॉर्मूला आपसे पूछ दे तो ध्यान रखिएगा कि CH4 होता है। इथेन का पूछ दे तो C2H6 होता है। प्रोपेन का पूछा जाए तो C3H8 होता है। और ब्यूटेन का कभी पूछ दे तो C4H10 होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है किस ग्रुप का है? तो आप कहेंगे कि सर ये एल्केन ग्रुप का, एल्केन हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एल्केन हाइड्रोकार्बन है मेरे भाई। ठीक है, बात क्लियर है? चल अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर I बटा आर, V बराबर आर बटा आई, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी कि ताप और दाब ऐसी कुछ अवस्थाएं को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो वोल्टेज जो होता है वो समानुपातिक होता है धारा के। किसके समानुपातिक होता है? धारा के समानुपातिक होता है। तो यहां से भी जो होता है वो भी बराबर क्या हो जाता है? तो समानुपातिक का साइन हटाते हैं तो आर आ जाता है। क्या है? आर। और यही आर क्या है? एक प्रतिरोध है, नियतांक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए मेरे भाई। कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको थ्योरी भी समझाते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है कितनी? 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 4n स्क्वायर या n स्क्वायर? तो देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोरवरी। जिनका नाम क्या था? बोरवरी। बोरवरी ने एक सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत क्या था? तो सेलों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होगी? और इन्होंने यही सिद्धांत एक फॉर्मूला दिया, जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है? 2n स्क्वायर। n क्या है मेरे भाई? तो ये कोषों की संख्या है, कोष की संख्या। ये कोष की संख्या जो है यही हमारा क्या है? n है। बात समझ में आए? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। अब जिस तरीका से क्लोरीन में आपने देखा कि 17 है, क्लोरीन का 17 है, तो पहले कोष की अगर बात की जाए तो पहले कोष में हमें कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। तो आपने देखा था कि पहले कोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा था। अगला कोष यानी ये सेकंड नंबर है, तो 2 × 2 का स्क्वायर तो 4 × 2 = 8। तो मैक्सिमम हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी तरीका से अगर बात की जाए तो 2 × 3 का स्क्वायर तो 9 × 2 = 18। तो अगले कोष में हमें भरे जाने हैं मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, लेकिन मेरे पास 8 × 2 = 10, अब बचा हुआ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो बोरवरी ने दिया था। बात स्पष्ट है? आगे बढ़ जाए। चल उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। चल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ठीक है, देखिए यहां से समझिए कि एक लंबा पौधा होता है, एक लंबा पौधा होता है, और एक होता है बौना पौधा। एक होता है बौना पौधा
लंबा पौधा को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और बौना पौधा को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लंबा पौधा कौन सा है, तो जो बड़ा वाला टी टी होगा वो तो लंबा पौधा, और जो छोटा वाला होगा टी टी उसको हम कहते हैं बौना पौधा है। तो हमसे पूछा गया है कि बौना पौधा कौन सा है, तो बौना पौधा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लंबा पौधा कौन सा होगा? तो ये लंबा पौधा होगा। बात समझे? लंबा पौधा होगा। अब मेरे भाई एक सवाल और आता है कि ये कैसा होगा? ये भी टी है, ये क्या है? टी है। ये लंबा होगा या बौना होगा? ये लंबा होगा या बौना? दो ऑप्शन तो हमने निपटारा कर दिया। अब बात को यहाँ समझते हैं। अगर एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा को क्रॉस करवा दिया जाए, क्रॉस कहने का अर्थ हुआ है कि दोनों का क्या कर दिया जाए? मेल करवाकर एक नया पौधा तैयार कराया जाए। तो इससे बनने वाले पौधा कैसे होंगे? तो ध्यान रखिएगा, टी और टी मिलेगा तो बनेगा क्या? टी टी बनेगा। इस टी का क्रॉस इस टी के साथ होगा तो भी क्या बनेगा? टी और टी बनेगा। अब इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? टी और टी होगा। और हमने कुछ गलत किया? चल, टी और टी का होगा तो क्या होगा? टी और टी होगा। तो यहां से देख पा रहे हैं कि जब एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर सारे जो पौधे होंगे वो लंबे पौधे मिलेंगे। कैसा पौधा मिलेगा? तो आप कहेंगे कि सर लंबे पौधे मिलेंगे। कैसे होंगे? लंबे पौधे। अब इस बात को आप समझ जाइए कि जहां पर एक कैपिटल टी आपको दिखाया जाए तो ध्यान रखिएगा कि वो भी एक लंबा पौधा होगा। कैसा पौधा होगा? लंबा पौधा होगा। यहाँ भी एक कैपिटल टी है तो ये भी कैसा होगा? तो एक लंबा पौधा होगा। बात समझे या नहीं समझे? बात क्लियर है? अच्छा, तो इस तरीका से आपको थ्योरी भी सीखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु हम कहते हैं किसको है? जो मेरुदंड है। मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। ये का जिसको हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी भी कह देते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, या इसी को हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये मेरुरज्जु जो होता है हमारा यहाँ पर जुड़ा होता है गर्दन से। यहाँ पर जो हिस्सा है यहाँ से जुड़ा होता है, और पीछे में हमारा हिस्सा होता है पश्च मस्तिष्क, यानी कि पश्च मस्तिष्क यानी पीछे का हिस्सा होता है। और आपको हमने कईयों बार बताया है कि पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क जो होते हैं मेरे भाई, इसके तीन हिस्सा होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि सर एक को हम लोग अनुमस्तिष्क कह देते हैं। अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कहने का अर्थ है कि इसी को हम सेरे बेलम कहते हैं। सेरे बेलम कहते हैं। एक को कहते हैं हम लोग पोन्स वेरोलाई। पेन पोन्स वेरोलाई। और एक को कहते हैं हम लोग मेडुला अबलन गाटा। मेडुला अबलन गाटा। ये तीन हिस्सा होते हैं पश्च मस्तिष्क के। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के तीन हिस्सा। अब यही अगर मस्तिष्क की बात की जाए तो इस सबसे ऊपर जो होता है, देखिए ये वाला, इसके तीन हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे कि सर सेरेबेलम कहलाएगा।
सेरेबेलम कहलाएगा। ये वाला हिस्सा हमारा पोन्स वेरोलाई कहलाएगा। और ये हिस्सा जो है इसको हम मेडुला कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोंगाटा। और यहीं से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। यहीं से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो ध्यान रखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो आप कहेंगे कि सर मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलता है। और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है करवाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारी बातें आपको जानने को मिले। ठीक है, आपको मेरे भाई ऐसा सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इस प्लेटफॉर्म के अलावे आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा जो हर चीज को डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है, चल क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? देखिए, आपने एक पढ़ा होगा कि जब हम लोग को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगर हम पृथ्वी की सतह से देखें, पृथ्वी से अगर हम देखें तो आकाश हमें कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप कहेंगे कि नीला दिखाई देने का कारण होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ठीक है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्यों है? प्रकीर्णन क्या है? तो आप कहेंगे कि प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से टकराकर बिखर जाना या बिखरना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण है उससे टकराकर बिखर जाता है, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। और जब ये प्रकीर्णन की घटनाएं होती है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। इस वजह से नीला नीला जो रंग होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, ज्यादा बिखरता है। इस वजह से हमें पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन हमसे पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री को, कहाँ की बात कर रहा है? अंतरिक्ष यात्री। अब अंतरिक्ष जो होता है मेरे भाई वहां पर निर्वात होते हैं। क्या होते हैं? निर्वात होता है। और निर्वात में कोई भी गैस नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, धूलकण नहीं है, धूलकण नहीं है मेरे भाई। ना तो गैस है वहां पर, ना तो धूलकण है। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर तो प्रकीर्णन जैसी घटनाएं होंगे ही नहीं। तो प्रकीर्णन वहां नहीं होगा। और जब प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो प्रकाश बिखरेगा नहीं। प्रकाश बिखरेगा नहीं तो हमें कैसा दिखाई देगा? तो हमें कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा। तो हमें सीधी सी बात समझ में आया कि सर जब कोई कलर नहीं दिखाई देगा तो अंधेरा दिखाई देगा। और अंधेरा दिखने का मतलब है कि काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। बात क्लियर है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है, बात क्लियर हुआ? चल अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? कह रहा है कि रुधिर का वो कौन सा कंपोनेंट है जो रक्त को बहने से रोक देता है? तो ध्यान रखिएगा कि रक्त को बहने से रोकने का कार्य किसका होता है? तो वो हमारा बिंबाणु का होता है। किसका होता है? बिंबाणु का होता है। और यही बिंबाणु को हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स भी कह देते हैं। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर रक्त के बहाव को रोकने का कार्य होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए रक्त की,
रक्त की अगर बात की जाए तो रक्त के मेरे भाई दो हिस्से होते हैं। रक्त में दो हिस्सा होता है, एक होता है तरल हिस्सा और एक होता है ठोस वाले हिस्सा। एक क्या होता है? ठोस वाले हिस्सा। तरल वाले हिस्सा जो होते हैं इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जो ठोस वाली हिस्सा होती है उसे हम रुधिराणु कहते हैं। उसे रुधिराणु कहते हैं। जो तरल हिस्सा है प्लाज्मा कहलाया, जो ठोस हिस्सा है वो रुधिराणु कहलाया। प्लाज्मा हमारे शरीर में लगभग 45% होते हैं और रुधिराणु जो होता है वो लगभग 55% होता है। लगभग कितना होता है? 55%। इसी प्लाज्मा में अगर बात की जाए तो 90% जल होता है। 90% क्या होता है? जल उपस्थित होते हैं। और इसी प्लाज्मा में मेरे भाई प्रोटीन भी होता है। क्या होता है? तो कहेंगे कि सर प्रोटीन भी मौजूद होता है। बोलिए ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लाज्मा 45%, रुधिराणु 55%। अगर इस रुधिराणु की बात की जाए तो इस रुधिराणु के भी तीन हिस्से होते हैं। रुधिराणु में तीन चीजें पाई जाती हैं। एक होता है आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। और यही प्लेटलेट्स क्या कहलाता है मेरे भाई? डिम्बाणु कहलाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो रक्त को बहने से रोकने का कार्य होता है। आरबीसी का काम क्या होता है? तो आरबीसी का कार्य होता है सर गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का क्या कर देना? परिवहन करना। ठीक है। गैसों का परिवहन कौन करता है? तो आप कहेंगे कि आरबीसी गैसों का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? तो आप कहेंगे सर आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो रोगों से लड़ने का, रोग से लड़ने का कार्य करता है। और ये डब्ल्यूबीसी पाया कहाँ जाता है? तो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है मेरे भाई लसिका। लसिका जो होता है ये लसिका ग्रंथि से निकलता है। लसिका ग्रंथि से। और यही लसिका में पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। लसिका में क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी। अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो लसिका जो होता है इस लसिका का कार्य क्या होता है? तो रोग से लड़ने का, रोग से बचाने का, यानी प्रतिरक्षा करने का कार्य किसका होता है? लसिका का कार्य होता है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आया तो आप हाँ बोलिए। चल आगे बढ़िए। चल यहाँ पर थोड़ी सी एक बात आप सुधार लेंगे मेरे भाई। हमसे मिस्टेक हो गया। ये 45 नहीं, ये 55 नहीं, इसका डाटा चेंज कर लेंगे। ये 55% होता है और ये 45% होता है। ठीक है। प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45% होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे कि सर प्लाज्मा का कार्य होता है ताप को नियंत्रित करना। ताप को नियंत्रित करने का कार्य होता है। तो ताप को नियंत्रित करने का कार्य हमारे शरीर में प्लाज्मा का होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसी प्लाज्मा का जो कार्य होता है, ठीक है, ये रक्त को जमने, रक्त को थक्का बनने के लिए नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही रक्त जम जाए। रक्त जमाने का काम किसका है? तो आप कहेंगे सर प्लेटलेट्स का है।
लेकिन ये कह रहा है कि प्लाज्मा का कार्य जो होता है मेरे भाई, वो किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे कि सर रक्त को जो जमना है, कितना जमना है, कितना गाढ़ा होना है, ये कौन नियंत्रित करता है? तो प्लाज्मा नियंत्रित करता है। तो आई होप कि इतनी सारी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन 12 नंबर क्वेश्चन से मिला। अब आपको अपने रक्त के बारे में जानना था, तो जानना एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है मेरे भाई, तो आप जान लिए, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 है, CnH2n है, CnH2n-2 है, CnH2n-1 है, ठीक है? चल समझते हैं। देखिए आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का अर्थ है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन शामिल होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कौन होता है? हाइड्रोजन और कार्बन शामिल होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है जिसको हम कहते हैं संतृप्त, एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। इसी एल्केन को हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं किसको? तो एल्केन को जानते हैं। इसी तरह से अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक है आपका एल्कीन और एक है आपका एल्काइन। एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। एल्कीन की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। एल्कीन को हम लोग ओलिफिन भी कह देते हैं और एल्काइन को हम लोग एसिटिलीन कह देते हैं। एसिटिलीन कह देते हैं। यानी इस ग्रुप के जितने सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्काइन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन को हम लोग एसिटिलीन कह देते हैं और एल्कीन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन को ओलेफिन कह देते हैं। एल्केन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन को हम लोग पैराफिन कह देते हैं। अब बात आती है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। अगर सूत्र की हम बात करें तो सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ये इसका सूत्र हुआ। एल्कीन का सूत्र CnH2n याद रखेंगे और एल्काइन का CnH2n+2 या -2, +2 नहीं -2 याद रखेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन से संबंधित आपको जानकारी था, ठीक है? तो हमसे पूछा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2 होता है। इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बोलिए इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या मेरे भाई? किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं अपने बड़े भाई को। चल आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन कहने का अर्थ है कि वह गतिविधि जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी कि पर्यावरण के साथ वो सही मेल नहीं खाता है। सही मेल कहने का मतलब है कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्या करता है? पर्यावरण को प्रदूषित या दूषित करता है मेरे भाई। तो वह कौन सी गतिविधि है, ये हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि पैदल चलना। अब पैदल चलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मर्जी उछल के चलिए, कूद के चलिए, जैसे चलना है चलिए, लेकिन ये हमारा पर्यावरण के अनुकूल है। साइकिल चलाना,
साइकिल चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, शरीर का एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना ये हमारे लिए क्या है? घातक है। ये क्या है? घातक। यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा। मोटरसाइकिल जो है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ प्रदूषण निकलता है। क्या निकलता है? प्रदूषण निकलता है। और ये किससे चलता है? तो आप कहेंगे कि सर ये ईंधन से चलेगा। किससे चलेगा? ईंधन से चलेगा। और ईंधन जब जलेगा, ईंधन जब जलेगा तो जलेगा तो होगा क्या? अब पेट्रोल, मोटरसाइकिल जो है मेरे भाई वो किससे चलेगा? पेट्रोल से चलेगा। किससे चलेगा? पेट्रोल से चलेगा। पेट्रोल से जलेगा तो इससे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ मेरे भाई सीसा भी निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ और क्या निकलेगा? सीसा निकलेगा। तो इस वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक जहरीली गैस है। क्या है? जहरीली गैस है। तो जहरीली गैस है तो फिर ये नुकसान करेगा पर्यावरण को। बात समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हमारा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। समझ गए? चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आबंध जो होते हैं, इस आबंध को हम लोग सहसंयोजक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक आबंध कहते हैं। सहसंयोजक आबंध या बंध कहते हैं। ये सहसंयोजक आबंध जो होता है ये केवल अधातुओं के बीच बनने वाला बंधन है। किसके बीच बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर अधातु और अधातु के बीच बनने वाला जो बंध होता है उसी को हम कहते हैं कि सहसंयोजक बंध है। अगर और भी इसकी बात की जाए तो सहसंयोजक बंध जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है। और यही सहसंयोजक बंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है जिसे हम एकल बंध कहते हैं, एक होता है जिसे हम द्विबंध कहते हैं और एक को हम लोग त्रिबंध कहते हैं। एक एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध कहते हैं। एकल बंध में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। द्विबंध में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और त्रिबंध में मेरे भाई 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एकल बंध में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, द्विबंध में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और त्रिबंध में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अब 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी या 2 या 1 हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में, ठीक है? तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु ये रहा, ऑक्सीजन के 1 परमाणु ये रहा, ठीक है? इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसके परमाणु संख्या 8 होते हैं, इसके भी परमाणु संख्या 8। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी मेरे भाई दोनों में 8-8 होगा। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 8-8 होगा। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कोष कंप्लीट है, सेकंड कोष 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है। इसको स्थिर होने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए, क्योंकि सेकंड कोष में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो होगा क्या? ये स्टेबल हो जाएगा। तो 6 प्लस होता है मेरे भाई 2 8 है, यानी कि 2 इससे ये दोनों क्या करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन का मेरे भाई साझेदारी करेंगे और यही 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी क्या कहलाएगा? द्विआबंध कहलाएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बात समझ गए? अगर किसी भी तरह से कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी का अर्थ क्या होता है? कि खुद से भोजन बनाना। स्वपोषी का अर्थ क्या होता है? स्वयं भोजन बनाना, स्वयं भोजन का निर्माण करना। स्वयं भोजन का निर्माण करना ही क्या कहलाया? तो आप कहेंगे स्वपोषी पोषण कहलाया। अब स्वयं भोजन का निर्माण कैसे होगा, किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे सर पौधों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पेड़ पौधों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। प्रकाश के साथ साथ और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इनको क्या चाहिए? क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए। इसी क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? पर्णहरित भी कह देते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी चीजें चाहिए किसको? पौधे को। तो स्वपोषण के लिए पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे सर। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़े। क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? देखिए, अपवर्तन का मतलब क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना। ये रहा हमारा आंख, ये रहा हमारा आंख। ठीक है, आंख में ये बीच वाली हिस्सा, आंख का ये बीच वाली हिस्सा, इसी में आपको पता है कि एक छोटा सा भी रहता है लेंस, जिस जैसा आपको दिखता है। ये वाली जो हिस्सा है हमारा श्वेत पटल है। ये क्या है? श्वेत पटल। ये क्या है? श्वेत पटल। जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? श्वेत पटल कहलाता है। इसी श्वेत पटल के ऊपर एक पतली सी कवर होती है। पतली सी क्या होती है? कवर होती है। पतली सी कवर होती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और यही कॉर्निया क्या करता है? तो अपवर्तन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपवर्तन का कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। किस पर होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। लेकिन अगर पूछा जाता है आपसे कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश नियंत्रित का कार्य आइरिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आइरिस, जिसे हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको नोट रखना है। ठीक है, कि प्रकाश को नियंत्रित करता है परितारिका यानी आइरिस, और कार्निया पर क्या होता है? प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। नेत्रोद क्या होता है? तो ये जो होता है नेत्रोद, ये हमारी आंखों को, आंख के अंदर एक द्रव्य होता है। ये क्या है? एक द्रव्य है। ठीक है, ये क्या है? द्रव है। और ये द्रव जो होते हैं ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस, और एक होता है विट्रस ह्यूमरस। अगर आप अच्छे ढंग से अगर नेत्र टॉपिक पढ़े होंगे मेरे भाई अपने टीचर से, तो ये सारे चीज उन्होंने बताया होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है, नहीं बताए हैं, तो आपके साथ धोखा किया गया है। नेत्रोद, नेत्रोद जो होता है मेरे भाई, ये क्या करता है? लेंस की सुरक्षा, लेंस की
सुरक्षा करता है। लेंस की सुरक्षा करने का कार्य क्या होता है? नेत्रोध का। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है? द्रव होता है भरे हुए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़िए। चल, क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? यानी वह कौन सा विकिरण है जो ओजोन परत को क्या कर देता है? नुकसान पहुंचाता है। अवरक्त किरण पहला है, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का अर्थ पहले आपको समझना होगा कि सर अवरक्त किरण होता क्या है। देखिए, ये एक इनविजिबल विकिरण है। इनविजिबल कहने का मतलब है कि जिसे विजिबल है, इनविजिबल नहीं विजिबल है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं। इस किरण को हम देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं? देखिए, जो आपका रिमोट होता है, रिमोट में यही किरण होता है। आप घर में जो टीवी का रिमोट रखे हुए हैं, या इस पैनल का रिमोट होगा, कैमरा का रिमोट होगा, इन सारे चीजों में अवरक्त किरण के इस्तेमाल होता है। तापीय विकिरण, तापीय विकिरण कब होता है? जब किसी ज्वालामुखी वगैरह फूटते हैं तब ये तापीय विकिरण होता है। ठीक है, तापीय विकिरण। ये परावैंगनिक किरण, यही परावैंगनिक किरण जो है मेरे भाई, हमारे पृथ्वी को क्या करता है? पृथ्वी को अगर ये डायरेक्ट परावैंगनिक विकिरण अगर पृथ्वी पर आए तो ये त्वचा कैंसर पैदा करेगा। ये क्या करेगा? त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो ओजोन परत है, ये प्रकृति ने एक क्या बना के रखा है? ओजोन परत ने हमें सुरक्षा के लिए दे के रखा है। और यही परावैंगनिक विकिरण से हमें क्या करता है? बचाता है। ठीक है, अगर जिस दिन ओजोन परत मेरे भाई खत्म हुआ, उस दिन से कैंसर, त्वचा का कैंसर बढ़ जाएगा। ठीक है, और गोरे लोगों में ये ज्यादा होगा कैंसर, क्योंकि गोरा लोग जो होते हैं उनमें सूर्य की किरण वो ज्यादा उष्मा को नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब है कि जिससे हम कह सकते हैं प्रदूषण रहित। क्या है? प्रदूषण रहित। ठीक है, प्रदूषण रहित जो होगा वही क्या कहलाएगा? स्वच्छ ऊर्जा, यानी जिससे प्रदूषण नहीं होगा। कोयला जलाएंगे प्रदूषण होगा, लकड़ी जलाएंगे प्रदूषण होगा, लेकिन मेरे भाई प्राकृतिक गैस अगर हम जलाते हैं, ठीक है, तो उससे प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब क्या है? कि जिसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसे हम कहते हैं कि उभयलिंगी है। और इसका एक सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है इन दोनों का, केचुआ। क्या होता है? केचुआ होता है। तो ध्यान रखेंगे कि केचुआ जो है एक उभयलिंगी जीव होता है। इसमें आप इसको मारिएगा ना तो देखिएगा आगे से भी बढ़ जाता है, इधर से भी, और कभी कभी इधर से भी बढ़ने लग जाता है। आगे पीछे दोनों तरफ से मूवमेंट करता है। एक तरफ मेल होता है और एक तरफ फीमेल होते हैं। बात समझे? चल आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कहने का अर्थ क्या हुआ है? कि या तो मेल होगा या तो फीमेल, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि एक लिंगी है। तो पपीता ध्यान रखिएगा कि एक लिंगी पौधे पुष्प का एग्जाम्पल है। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का एग्जाम्पल है, और बाकी के जितने सारे ये पुष्प हैं ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखिएगा कि बहुलिंगी पुष्प का। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाए जाने वाले कमरे के ताप पर कह रहा है, अधातु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अधातु का। तो अधातु ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन है। अगर धातु की बात की जाती तो धातु में ध्यान रखते पारा। किसको ध्यान रखना है? पारा। यानी कि धातु है जो पारा है, जो कमरे के ताप पर किसमें रहता है?
तरल अवस्था में, इस वजह से उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं थर्मामीटर में। ब्रोमीन किस में होता है? अधातु में, जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोबिया सोडा जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, NaCO3 10H2O, NaCO3 10H2O, ये क्या है? धोबिया सोडा है। NaHCO3 ये खाने वाला सोडा है, ठीक है, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। CaOH ट्वाइस ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये तीनों का तीनों जो है मेरे भाई, ये कैसा है? तो वो क्षारीय नेचर का है। किस नेचर का है? क्षारीय नेचर का है। बात समझे? आगे बढ़ जाए। मेरे भाई वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी, अपने मित्र को भी, यानी आपका जो मित्र है उनको लाभ मिल सके। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? देखिए, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जीवाणु जनित रोग के लिए, ठीक है। जीवाणु जनित रोग जो है उसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, ठीक है। ये ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा। और ये जितने सारे यहाँ से हम रोग बताएंगे वो सारे के सारे रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं। किससे होने वाले रोग हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो देखिए, डी से होता है डिप्थीरिया, इस डी से होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो है वो जीवाणु से होता है। इसी तरीका से प की बात की जा रही है तो प से होता है प्लेग, प्लेग भी जीवाणु से होने वाला रोग है। सी से होता है सिफिलिस, सी से होता है सिफिलिस। और यहीं पर एक और याद रखिएगा, गनोरिया। क्या याद रखिएगा? गनोरिया, ठीक है। टी से होता है, टी से होता है मेरे भाई टिटनस, टी से होता है टिटनस। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, का से होता है काली खांसी, काली खांसी ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाए, कु से होता है आपका कुष्ठ रोग, कु से होता है कुष्ठ रोग। ट से अगर बात की जाए तो ट से हो जाएगा आपका टिटनस हो गया, टाइफाइड, ट से टाइफाइड हो गया। नी से ध्यान रखिएगा निमोनिया होता है, नी से निमोनिया होता है। और एक लास्ट बचा मेरे भाई ह, और ह से ध्यान रखिएगा हैजा, ह से क्या होता है? हैजा। तो ये सारे के सारे जितने सारे हमने रोग का नाम लिखवाया है, ये सभी के सभी रोग जीवाणु से होने वाले हैं। सभी के सभी रोग किससे होने वाले हैं? जीवाणु से होने वाले हैं। डी से होता, पहले तो ट्रिक याद रखना है, डीप सिटी का कुटनी है। ट्रिक क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। डी से हो गया डिप्थीरिया, प से हो गया प्लेग, सी से हो गया सिफिलिस, और एक याद रखिएगा गोनोरिया। टी से होता है टिटनस, का से होता है काली खांसी, कु से होता है कुष्ठ रोग, ट से होता है टाइफाइड, नी से होता है निमोनिया, और ह से होता है हैजा। बात क्लियर है? हमसे पूछा गया था कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो यहां से आप देख लीजिए कि कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब इसमें से जो है तो वो तो है, जो नहीं है नहीं है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचा, मस्सा। मस्सा, या इसको आप तिल कह दीजिए, मस्सा कह दीजिए या इसे
तिल कह दीजिए। तिल और मस्सा एक ही चीज है, ठीक है। हालांकि मस्सा थोड़ा सा लाल होता है, तिल हमारा काला होता है। तो तिल और मस्सा जो होता है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। बात समझ में आया। अब यहां से आता है गोनोरिया। गोनोरिया जो है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि ये दोनों के दोनों जो ये दोनों के दोनों जो रोग हैं मेरे भाई, ये जनन रोग होता है। ये कौन सा रोग है? जनन रोग है, ठीक है। तो गोनोरिया जो होता है पुरुष में होता है, और सिफिलिस किस में होता है? तो स्त्री में। सिफिलिस किस में होता है? स्त्री में होता है। तो अब आपको पता चल गया कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका क्या होगा, अब देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? देखिए, गलनांक कहने का मतलब है कि सबसे कम, यानी हल्का सा टेम्परेचर दिए और गलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे कम गलनांक होता है सोडियम का। सबसे कम गलनांक सोडियम का। सोडियम के साथ साथ आप पोटेशियम भी ध्यान रखेंगे। सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी ध्यान रखेंगे। पोटेशियम का भी गलनांक कम होता है। और अगर बात की जाए तो एक सीजियम होता है, ठीक है। सीजियम का भी गलनांक कम होता है मेरे भाई। पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है। गलनांक के साथ साथ इनका क्वथनांक भी कम होता है। इनका क्वथनांक भी कम होता है। गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है, ठीक है। क्वथनांक कम होता है। केवल गलनांक नहीं, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम होता है, यानी कम उष्मा पर ही बॉयल होने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यानी कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, तो वहां पर जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है? तो देखिए, आपने एक रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा होगा, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है आप कहेंगे अपचयन, और दूसरी अगर बात की जाए तो होता है उपचयन। अपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण भी कह देते हैं। ऑक्सीकरण के भी नाम से इसे हम जानते हैं। अब होता क्या है इस बात को समझते हैं। देखिए, इसमें अगर पहली पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण है, यानी अपचयन है। या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो भी हम कहते हैं कि अपचयन है, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण यानी अपचयन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी अपचयन कहलाता है। उपचयन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जुड़ना, यहां उल्टा है मेरे भाई। हाइड्रोजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना, तो आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन का निकलना हमारा क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर उपचयन कहलाता है। अब यहां से आप देख लीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा, बोलिए। बोलिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हमने की है। ये उपचयन है मेरे भाई, अपचयन नहीं है, हम उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा। ये उपचयन है और ये अपचयन है, ये अपचयन है।
उपचयन और अपचयन। उपचयन होता है जो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर अपचयन कहलाता है। तो हमसे कहा है कि ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग मेरे भाई उपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? उपचयन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो यहाँ से हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफी। चलिए, कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत कहने का अर्थ है कि जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं परंपरागत है। जो कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगा, कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगा, तो उसको हम परंपरागत कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर बात की जाए तो नाभिकीय ऊर्जा एक तरह का परंपरागत है। नाभिकीय ऊर्जा परंपरागत है लेकिन अनवीकरणीय है। नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय है। हमने क्या कहा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग अब करना स्टार्ट किए हैं, तो इस वजह से इसे नाभिकीय ऊर्जा कह रहे हैं। भूतापीय ऊर्जा का भी हम लोग इस्तेमाल अब करना शुरू किए हैं। तो यहाँ पर जैव मात्रा यानी पहले से ही हम लोग पूरे कचरे से गैस बनाते आ रहे हैं, बदबू निकलता रह रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो जैव मात्रक। इसी को हम लोग कहते हैं बायोमास। इसी को हम लोग बायोमास के भी नाम से जानते हैं। ठीक, बायोमास के भी नाम से जान जाते हैं। चल आगे बढ़ जाते हैं सर। क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कली चूना कहते हैं। कली चूना कहते हैं, या इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कह देते हैं। बिना बुझा हुआ चूना भी कह देते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग खड़िया कह देते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया कह देते हैं। और इसी को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। इसी को हम लोग संगमरमर भी कह देते हैं। तो हमसे संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है, इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ जाए। चल, क्वेश्चन है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अति भारण का अर्थ होता है अधिक लोड। अति भारण का अर्थ होता है अधिक लोड होना। अधिक लोड होने पर क्या होगा कि बहुत तेजी से धारा का प्रवाह होगा। जब हम एक ही तार से बहुत सारे उपकरण जोड़ देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि अति भारण है। तो धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है। धारा का प्रवाह बहुत तेजी से यानी वोल्टेज जो होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण उसमें क्या होते हैं? तो उष्मा बढ़ने लग जाता है। उष्मा बढ़ने के कारण क्या होता है? तार जल जाते हैं, गल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। बात स्पष्ट है? आगे बढ़ जाए। चल, कह रहा है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? कि जहां पर अलग अलग प्रकार का जीवन हो। अलग अलग प्रकार का क्या है? जीवन है। अलग अलग प्रकार के जीवन में हो सकते हैं कि जहां पर मनुष्य भी रह रहे हो, जंगली जानवर भी रह रहे हो, जलीय जीव भी रह रहे हैं, पर्यावरण वनीय जीव भी रह रहे हैं। ये सारे तरह के जीव। फसल क्षेत्र, फसल क्षेत्र में क्या होगा मेरे भाई? कुछ भी नहीं हो सकता है। कीट मकोड़े के अलावा क्या होंगे? नदी तट पर केवल कौन होगा? नदी तट पर पूरी तरीका से जीवन नहीं है। जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलेंगे कहाँ पर? वन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वन में, यानी जंगल में मिलेगा। जंगल में क्या होगा? तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, तरह तरह के जीव भी होगा। एक से एक जीव, जैसे आप अमेजन का जंगल आपने देखा हो,
किसी भी नदी तट पर जाएंगे तो आपको कितने सारे जीव मिल सकते हैं, मैक्सिमम 10, 20, 25, 30, 40 इस प्रकार के। लेकिन जब वन में चले जाते हैं, अमेजन के जंगल में चले जाएंगे, सवाना के मैदान में चले जाएंगे, अफ्रीकन मैदान में चले जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, तो आप बहुत तरह के विविधता वाले जीव को देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा, वन के साथ। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, हमने बहुत इसके पहले ही सॉल्यूशन हमने कहा, वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ होता है रंग, और किस रंग का सबसे ज्यादा होता है, तो वायुमंडल में नीला रंग का सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से हमें आकाश कैसा दिखते हैं, नीले रंग के दिखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। देखिए प्रकाश की चाल अगर बात की जाए, देखिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम मेरे भाई ठोस में होता है। सबसे कम किस में होता है, ठोस में। और गैस में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गैस से भी ज्यादा होता है निर्वात में। किस में होता है, निर्वात में। बात समझ में आया। इसी तरीका से एक और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल पूछ ली जाती है कि ध्वनि की चाल क्या होगा। तो ध्वनि की चाल में आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होता है, निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होता है। यानी जब हम निर्वात में जाएंगे, वैक्यूम में जाएंगे, तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इस वजह से अंतरिक्ष यात्री को ध्वनि सुनाई नहीं देता, एक दूसरे की बातें नहीं सुनाई देती। तो वो किससे करते हैं, तो वो एक वायरलेस जो आपका कह सकते हैं कि जो उपकरण होता है उससे सुनते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन ये सबसे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल में जल द्रव है, द्रव में कम होता है, शीशा एक प्रकार का ठोस है, उसमें भी कम होगा, हीरा भी ठोस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हवा में सबसे तेज होगा प्रकाश की चाल। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पर, तो ध्यान रखिएगा कि चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पे, पहला तो कि लंबाई पर, किस पर, लंबाई पर। यानी कि अगर तार की लंबाई आप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण तार जल्दी गल जाएंगे, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा, तार क्या होगा, जल जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। लंबाई के साथ साथ तार की मोटाई पर, किस पर, मोटाई पर, और इसी मोटाई को हम कहते हैं काट क्षेत्रफल भी। क्या कहते हैं, काट क्षेत्रफल। यानी कि जितना अधिक मोटा तार होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, और जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ध्यान रखेंगे कि मोटाई में भी क्या होगा, ज्यादा मोटा, ज्यादा मोटा तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम, कम मोटा तो प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से मोटे तार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला पॉइंट है मेरे भाई कि ताप पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, तापमान पर भी। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने से हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है,
ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई से भी आप ध्यान रखेंगे, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, तो प्रतिरोध कम, लंबाई ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा। बात समझ में आया कि अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो लंबाई पर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, तापमान पर भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रवाहित विद्युत धारा पर डिपेंड नहीं करता। आपकी मर्जी, जितनी धारा बहा ले मेरे भाई, जितनी धारा बहाना है बहा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है टेम्परेचर प्रतिरोध का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक का है, हमसे कह रहा है किस दर्पण का। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, ये कौन सी दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण जो होगा, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष। अब यहां से होता क्या है मेरे भाई, तो अगर हम अवतल दर्पण पर अगर अनंत से किरण डालें तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या बनेगा? फोकस बनेगा। ये इसका फोकस। तो दर्पण के बाईं ओर जितने सारे चीज होते हैं इसको हम ऋणात्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर यही उत्तल दर्पण की बात की जाए, किस दर्पण की? अगर मेरे भाई उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो ध्यान दे, ये उत्तल दर्पण में अगर हम अनंत से कोई किरण डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बिखर जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो अगर हम इसे मिलाने की प्रयास करें तो यहाँ पर कहीं आकर मिलेगा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगी। तो ये क्या है? दाएं साइड में ये कौन सी दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और ये फोकस किधर बन रहा है? दाएं साइड में बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फोकस जो होगा वो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। इस वजह से मेरे भाई हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर? आगे बढ़ जाए। चल, कह रहा है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा किया है। ये सारे के सारे हार्मोन जो है फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिब्रेलिन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपधातु है? जिंक जो है मेरे भाई धातु है, होता है। कैल्शियम भी धातु है। और कैसा है? तो क्षार धातु है। क्षार, क्षारीय मृदा धातु है, यानी कि ये मिट्टी में मिल जाते हैं, इस वजह से इसे क्षारीय मृदा धातु। ये कार्बन है, अधातु है। कार्बन अधातु है। ये जर्मेनियम है। ये क्या है? जर्मेनियम है। और जर्मेनियम एक क्या होता है? उपधातु, जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। नेक्स्ट है सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। देखिए रक्त दाब की अगर हम बात करें तो रक्त दाब दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह का। एक कहलाता है सिस्टोलिक, एक कहलाता है सिस्टोलिक, और एक कहलाता है डायस्टोलिक। एक कहलाता है डायस्टोलिक, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और इसको कहते हैं डायस्टोलिक।
बात समझ में आया? अब यहां से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है मेरे भाई, इसी सिस्टोलिक को हम कहते हैं प्रकुंचन, प्रकुंचन या संकुंचन दाब। ठीक है, प्रकुंचन दाब या संकुंचन दाब। ये 120 mm होता है। कितना होता है? 120 mm होता है। डायस्टोलिक को हम लोग कहते हैं अनुशिथिलन, अनुशिथिलन। और इसकी जो होती है दाब, इसकी दाब 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm होता है। यानी कि ये रक्त दाब जो होता है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि सर हार्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। यानी कि हृदय जो है जब सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। लेकिन जब ये फैलता है, जब ये फैलता है हमारा हृदय, तो इस हृदय में फेफड़ा से ब्लड आकर यहाँ स्टोर होता है। तो फैलना, हृदय का फैलना, हृदय का फैलना क्या कहलाता है? डायस्टोलिक कहलाता है। और सिस्टोलिक क्या कहलाया? तो आप सीधी सी बात समझे कि हृदय का सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना जो है वो क्या कहलाया? तो आप कहेंगे सिस्टोलिक कहलाया। सिस्टोलिक मतलब कि सिकुड़ा है, डायस्टोलिक मतलब फैला है। सिकुड़ेगा तो 120 mm यानी प्रेशर होगा 120 का, और जब फैलेगा तो प्रेशर 80 का होगा। ठीक है, तो हमसे कहा है अनुशीतलन में, तो अनुशीतलन के लिए कितना हो जाएगा? 80 mm हो जाएंगे। इस तरीका से बेहतर सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसा लाभ मिलता रहे। ठीक है, चलिए 37 के बाद 38। हाँ, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? देखिए, एक होता है विभक्त वलय, एक होता है सर्पी वलय। एक है विभक्त वलय और एक होता है सर्पी वलय, सर्पी वलय। विभक्त वलय का इस्तेमाल हम लोग मोटर में करते हैं, विभक्त वलय का इस्तेमाल हम लोग मोटर में करते हैं, और सर्पी वलय का इस्तेमाल हम लोग जनरेटर में करते हैं, यानी जनित्र में करते हैं। बात क्लियर हुआ? अब ध्यान रखेंगे कि ये मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर कार्य करता है। किस पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य है। बाएं हाथ के नियम पर कार्य मोटर करता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। जनित्र जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है, और मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। इसी में अगर और भी आपको कुछ बातें जानने हो तो जान सकते हैं। क्या? देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग बल की दिशा ज्ञात करते हैं। किसके? बल की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, और यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पर प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। हमसे कहा विभक्त वलय किसमें होता है? तो विद्युत मोटर में। तो ऑप्शन नंबर ए। मोटर का कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर ये यान विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो आप कहेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और इसका उल्टा होता है जनित्र में। जनित्र में क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर यांत्रिक ऊर्जा को
किस ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है किसमें? तो आप कहेंगे सर विद्युत ऊर्जा में। तो यहां से और भी बातें आपको पता चल गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो धारा कहते हैं। तो धारा I बराबर क्या होता है? आवेशों का प्रवाह Q अपॉन T। तो यहां से अगर देखा जाए तो Q बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे I इंटू टी होगा। I को हम लोग किसमें कहते हैं? धारा का मापक क्या होता है? तो आप कहते हैं एम्पियर। एम्पियर धारा को हम किसमें मापते हैं? एम्पियर में। और टाइम को मापते हैं समय में, यानी सेकंड में। तो एम्पियर सेकंड जो होता है ये कहलाता है कूलाम्ब। क्या कहलाता है? कूलाम्ब कहलाता है। तो यही कूलाम्ब जो है क्या कहलाया? आवेश का। क्यू है क्या था? तो आवेश था। तो आवेश का जो मात्रक होता है या तो एम्पियर सेकंड कहेंगे या तो कूलाम्ब कहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलाम्ब। ठीक है। वोल्ट जो होता है वो विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है। ठीक है। तो यहां से सारे चीज क्लियर हो गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? देखिए, हम लोगों का जो शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच अच्छे ढंग से कार्य करता है। अगर हम लोगों के शरीर में अगर इसकी मात्रा कम हुई, पीएच हमारा अगर इससे कम हुआ, तो हमारा शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा और अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो हमें थकान महसूस होंगे। क्या महसूस होगा? थकान महसूस होगा और हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाएंगे। कौन सा अम्ल बढ़ जाएगा? लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। या आप जोड़ों में दर्द के लिए यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, लैक्टिक अम्ल से थकान होगा, यूरिक अम्ल बढ़ेगा तो घुटना वगैरह में दर्द हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे भाई, आज आपका ये 40 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिले होंगे। आपने सीखा होगा, आपको ये सारी चीज़ें आपको दैनिक जीवन में भी काम करेंगे और आपको पढ़ाई में भी काम करेगा। तो अब तक आप वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब मेरे भाई कि आपको वीडियो पसंद है, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप शेयर नहीं करते, कंजूसी करते। कंजूस बिल्कुल ना बने मेरे भाई, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है। ठीक है। आप केवल लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है। तो चलिए, ऐसे ही आप हमारे साथ नए नए सेट की प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहें और जितने सारे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं उसको लिख कर मेरे भाई उसका रिवीजन अवश्य कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि रिवीजन ही आपको सफलता के उस मुकाम पर पहुंचाएगी। रिवीजन नहीं होगा तो मेरे भाई कुछ भी पढ़ लीजिए, उसका निरर्थक प्रयास निकलने वाला है। ठीक है। तो सार्थक प्रयास के लिए आपको रिवीजन करना जरूरी होता है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें और क्लास का रिवीजन अवश्य करें। ठीक है। चलिए।